बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर तारीखी फ़ैसला दिया। उस फैसले की तशरीह की जा रही है। कई एक कानूनी आइनी निकात सामने आ रहे हैं। एक अहम सियासी नुक्ता जो दिलचस्पी का हामिल था वो नवाज शरीफ साहब की किस्मत के हवाले से था, जिसमें कल हमने तफसील से प्रोग्राम में बात की कि क्या कल जो अपील का हक नहीं दिया गया उसके बाद क्या ताहयात नाअहली नवाज शरीफ साहब की बरकरार रहेगी या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उनकी नाअहली 5 बरस की थी जो मुकम्मल हो चुकी है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब साबिक वज़ीर क़ानून रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर क़ानून, उनका बयान सामने आया। वो ये समझते हैं कि ये नाअहली 5 बरस की ही थी। इस मामले को आगे बढ़ा के इसे कंक्लूड करेंगे। और फिर आज 12 अक्टूबर है। आज ही के दिन परवेज़ मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 24 बरस बाद कहाँ खड़ी है, इस पर बात होगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी शुरू हो चुकी वतन वापसी के लिए। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक बयान आज सामने आया उनके ट्विटर हैंडल पर। उनके वकील भी उनसे मिले, उनके मुआलिज भी उनसे मिले। वो ये कहते हैं कि आज के इमरान खान और उस इमरान खान में फ़र्क है जिसे अगस्त में गिरफ़्तार किया गया था। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ। जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, कभी बाहर नहीं जाऊंगा। साइफर केस में एक बार फिर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू का नाम लिया। और दूसरी बात आज हम करेंगे अपने प्रोग्राम में निहत्ते फ़लस्तीनियों की। इसराइली बर्बरियत मुसलसल जारी है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 1400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अमरीका ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। मुस्लिम उम्मा कहाँ है, OIC कहाँ है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात होगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से। शामी साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, कल जो अहम नुकात हमने उठाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान सामने आया है। उनके नज़दीक तो ये बड़ी सादा सी इक्वेशन है। मैं आपको और नाज़रीन को चाहूँगा कि देखिए वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं शामी साहब, जहाँ आइन कुछ ना हो वहाँ कानून साजी से आगे बढ़ सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी इस पर मुखातिब हुए, वो भी देखिए। तो शामी साहब, हम तो कल इस नुक्ते पर उलझे थे कि क्यों अपील का हक अगर नहीं मिला तो ताहयात नाअहली कायम रहेगी या जो एक पार्लियामान का सादा अक्सरियत से पास करदा एक्ट है वो प्रवेल करेगा और उनकी मुद्दत 5 साल है जो कि पूरी हो गई। आज हम फिर कहाँ खड़े हैं इन तमाम बयानात के बाद शामी साहब, आपके तज्जिए में? हम वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे। अच्छा। और देखें, जो जितने भी नुक्ते हैं ये सब अदालत में ज़ेर बहस आएंगे। अदालत में दरख्वास्तें जाएंगी। नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ ये कहेंगे कि ताहयात नाअहली बरकरार है। उनके हामी कहेंगे वो नाअहली ख़त्म हो चुकी, 5 साल के लिए थी। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब दलाइल दे रहे हैं, रफ़ी तारड़ साहब जो बात कह रहे हैं, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आएंगी। और फिर वहाँ दूसरे वकील भी होंगे, PTI के भी होंगे, दूसरी जमातों के भी होंगे, और वो अपने अपने दलाइल देंगे। और फिर वहाँ ये फ़ैसला होगा कि ये कौन सी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है। देखिए, ये जो बात कही जा रही है ना, यानी पार्लियामेंट का हक़ है कि वो कानून बनाए, बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का हक़ है कि जायज़ा ले कि कोई कानून जो है वो दस्तूर के ख़िलाफ़ तो नहीं बन गया, कोई बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ तो नहीं बन गया। इसे जुडिशल रिव्यू का हक़ कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो जुडिशल रिव्यू का हक़ भी मौजूद है। तो अब ये दोनों हकूक़ अपनी जगह हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि कल जब फैसला आया तो हमारे दफ्तर से फ़ोन आया कि भाई हमने हेडलाइन लगानी है, ये हेडलाइन क्या होनी चाहिए। अच्छा, इस फैसले के ऊपर? बिल्कुल ठीक है, अखबार के फैसले के ऊपर। अब एक तो हेडलाइन सीधी कि भाई वो प्रोसीजर एक्ट जो है वो खिलाफ आइन नहीं है, आइनी करार दे दिया गया। दूसरी ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। ठीक है, सादा बात तो ये समझ आती है। ठीक है। अच्छा, अब इससे मालूम होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ दब गई ज़रा, सही, और पार्लियामेंट ऊपर उठ गई। तो फिर क्या सुर्खी आपने निकाली? जब हम इस पे बहस कर रहे थे
तो सुर्खी जो फिर कामरान शाहिद साहब और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, तो कामरान शाहिद साहब ने कहा भाई सुर्खी ये होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर दी। कायम कर दी, ठीक है। गोया सुप्रीम कोर्ट की अजमत जो है उसमें भी वाज़ेह हो रही है कि कायम करने वाली कौन सी यानी कौन सा अदारा है कायम करने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट है। दिलचस्प। और बालादस्ती कायम हो गई वो पार्लियामेंट की है। तो हमने सुर्खी कहा कि यही सुर्खी दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कर दी। अच्छा, कामरान शाहिद साहब, इसका मतलब अब है जरा एक ये अच्छे एडिटर भी साबित हो सकते हैं। नहीं, एडिटर, सुर्खी निकालने वाले, दानिश्वर, अखबार नवीस, माशाल्लाह। देखिए मैं, आप देखिए अब मफहूम बदल गया सारा। मफहूम बदल गया, एक जुमले में सारी ये रुदात बयान हो जाती है। आप दुरुस्त इसकी तशरीह कर रहे हैं सर। कायम कर दी बालादस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने जहां वो बालादस्ती कायम कर दी है और एक्ट को आईनी करार दे दिया है, वहीं ये भी कह दिया कि ये जो हिस्सा है ये मुअस्सर पे माजी नहीं होगा, इसको ख़त्म भी कर दिया। अब ये जो मुअस्सर पे माजी नहीं होगा, हमारे दोस्त हैं जस्टिस एजाज चौधरी साहब जी, वो क्या फरमाते हैं? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उन्होंने मुझे कहा फ़ोन करके, भाई आपने इस मामले में क्या नुक्ता नज़र इख्तियार कर लिया कि बड़ी भरमार हो जाएगी, मुकदमात की भरमार हो जाएगी अगर ये मुअस्सर पे माजी हो जाए, अगर अपील का हक माजी के लोगों को दे दिया जाए। उन्होंने कहा भाई भरमार हो या ना हो, जिन लोगों के साथ किसी चीफ जस्टिस ने तजावुज़ करते हुए अपने इख्तियारात से ज़्यादती की है, उनके खिलाफ फैसले दिए हैं, उनको अपील का हक क्यों नहीं दिया गया? उनको अपील का हक मिलना चाहिए। उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, इसलिए रिव्यू में ये बात उठानी पड़ेगी। अगर आप जिन लोगों, जो लोग मुतअस्सरीन हैं सैलाब के, उनको रिलीफ नहीं मिल रही, तो फिर वो तो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। तो बहरहाल ये सारे कानूनी नुक्ते हैं, ये सारी बातें अदालत में आनी हैं और अदालत ही को फैसला करना है। ठीक है। अब ये जो सर एक सवाल और ले लें, ये जो ओवरऑल जो फैसला आया जिसमें पार्लियामान की बालादस्ती आपने सुर्खी निकाली, कायम कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, दुरुस्त, इस पे कल कुछ कानूनी माहिरीन एक और तनकीद ये कर रहे थे कि चूँकि आप पार्लियामान ने ये जो पावर ली है आपकी या दी है, ये वापस भी ली जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो बाइख्तियार किया चीफ जस्टिस को कि वो 3 रुकनी कमेटी बनाए या उसका इख्तियार कम किया, तो जो पार्लियामान की आपने ये ताकत मान ली कि वो ताकत दे सकती है और वापस भी फिर वो ले सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना नुकसान हुआ है। ये नुक्ता या तनकीद किस हद तक वज़नी आपको लगती है? देखिए, जो कुछ चीफ जस्टिस हजरात करते रहे हैं गुज़श्ता चंद साल के दौरान में, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट यरगमाली हो गई थी चीफ जस्टिस की। सही। और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को सल्ब कर लिया था। जी हाँ, मर्जी के बेंच हैं, मर्जी के बेंच बनाकर, मर्जी के बेंच बनाए, सीनियर जजों को नज़रअंदाज किया और पूरी अदालत मुंह देखती रह गई, फुल कोर्ट का इजलास तलब नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट है, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल है जी। तो चीफ जस्टिस ने जजों को उसवे मुअत्तल बना दिया। तो ये जो अदालत का फैसला है और ये जो पार्लियामेंट का कानून है, इसने रहाई दिलाई है दाखिली जबर से, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद किया है। और जो चीफ जस्टिस ने तजावुज़ कर लिया था, वो डिक्टेटर बन गया था और चीफ उसने मार्शल लॉ लगा दिया था एक किस्म का, उसको साकत किया है, उसको कलअदम किया है। तो ये आप जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उनका वो नज़रअंदाज कर रहे हैं उन वाक़यात को जो कुछ 184(3) के तहत पाकिस्तान में होता रहा है। तो ये
लेकिन एक बात, अब आगे हम चलते हैं। आज 12 अक्टूबर है जी, उसी जाने में आ रहा था। 24 बरस हो आज गए। के दिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 2/3 अक्सरियत की हमायत उनको हासिल थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने इक़दाम किया। उन्होंने और उनके जर्नलों ने मिलकर उनके खिलाफ इक़दाम किया, उनको मादूल कर दिया। और वो जो इक़दाम है, उससे पहले ये जो अक्टूबर का महीना है, ये बड़ा, यानी इसकी 7 तारीख को 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा मुल्क में। जी हाँ, जब जनरल अयूब खान ने 1956 का दस्तूर मनसूख किया और सदर जो थे उस वक्त मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा जी, उन्होंने उसमें उनको ये हुक्म दिया गैर आईनी कि तुम इख्तिदार संभाल लो। इख्तिदार संभालने की दावत दी उन्होंने। इसी महीने की 27 तारीख को फिर जनरल अयूब खान ने उसी सदर को रुखसत किया, कान पकड़कर इख्तिदार के ऐवान से रुखसत किया और वो जलावतन की जिंदगी गुजारता हुआ रुखसत हुआ। और फिर उसकी जो मैयत जो है उसको भी पाकिस्तान की मिट्टी नसीब नहीं हुई, उसे ईरान में दफनाया गया। और इसी अक्टूबर की 16 तारीख को पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान, उनको गोली का निशाना बनाया गया। जी जी, 16 अक्टूबर। और पाकिस्तान का जो अदम इस्तेहकाम है उसका आगाज हुआ पाकिस्तान में। तो ये अक्टूबर का महीना बड़ी अहमियत रखता है। नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी है। जब बात यह है, 12 अक्टूबर जब 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आज़म को गिरफ्तार किया गया, जेल पहुंचा दिया गया, काल कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर तैयारा अगवा करने का इल्ज़ाम लगाकर उम्र कैद की सज़ा दी गई। आज वही वजीर आज़म जो है लंदन से पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हुआ है, तो ख़बरें आ रही हैं कि हाई कमीशन जो है उसके अफसरों ने, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों ने उसको रुखसत किया है पूरे इकराम के साथ और अदब आदाब के साथ। बल्कि बयानिया के मशवरे भी दिए हैं, बयानिया क्या होना चाहिए साबक वजीर उसके मशवरे भी दिए हैं। उस पर अब एतराज़ उठ रहा है। मैं फुटेज भी दिखा देता हूँ आपको जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। और जो आपने 12 अक्टूबर का जिक्र किया, बिल्कुल हम सहाफ़ी तज्ज़िया निगार वो इस बाबत बात करते रहेंगे। लेकिन शामी साहब, मैं इससे पहले ज़रा फुटेज नशर कर लूँ जिसमें उन्हें रुखसत किया गया। हाई कमिश्नर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, ऑडियो भी है जिसमें गुफ्तगू भी वो कर रहे हैं बयानिया क्या होना चाहिए, और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं बयानिया क्या होना चाहिए, और वो मियाँ साहब सुन भी रहे हैं। एक प्रोटोकॉल के ज़रिए उन्हें रुखसत किया गया। अब इस पर एतराज़ उठ रहे हैं। एक जवाब तो ये दिया जा रहा है जो आपने भी डिस्कस किया कि चूँकि साबिक वज़ीर आज़म है, उनका इस्तेहकाक है। लेकिन दूसरा एतराज़ ये है कि वो सज़ा याफ्ता हैं, और क्या वो यहाँ से इलाज मुआलजे गरज से गए थे अदालत को यकीन दहानी कराने के बाद, तो उस स्टेटस के ऊपर क्या ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? उस स्टेटस के ऊपर क्या एक हाई कमिश्नर को यूँ मिलना चाहिए? इसका जवाब नून लीग तो देने से कासिर और दफ्तर खारजा भी ताहाल तक खामोश है। आप क्या कहते हैं शामी साहब? देखिए, अगर तो ज़ाती हैसियत में वो हाई कमिश्नर गए थे तो फिर तो एक और बात है। अगर वो सरकारी हैसियत में गए थे तो फिर और बात है। वज़ारत ख़ारजा को इसकी तो करनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए। ये उनकी पहली नहीं बल्कि हालिया चंद हफ्तों में दूसरी मुलाकात है, और जहां तक ये सिफारती प्रोटोकॉल बताते हैं कि ये वज़ारत ख़ारजा से पूछे बगैर नहीं जा सकते, इस तरह की ज़ाती मुलाकातें तो नहीं कर सकते। ठीक है। साबक वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त उनके जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ अपील ज़ेर समात है। जब अपील ज़ेर समात हो तो मुल्ज़िम की हैसियत एक अंडर ट्रायल कैदी की सी होती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर उनको एहतराम के साथ रुखसत किया गया है तो इसमें कोई कबाहत है या इसमें कोई वायलेशन हो गई है किसी कानून की। वो तो अब वापस आएंगे
अदालत में पेश होंगे, फिर अदालत जाने और उनका मामला जाने। अच्छा, आप आ जाते हैं दूसरा नुक्ता। जो ठीक है, आप दूसरा नुक्ता सर ले। साबिक वजीर आजम की हैसियत से उनका जो वो तो हैसियत ख़त्म नहीं होती ना। हाँ, अगर बयानिए में कोई मशवरा दिया जा रहा है तो वो देखने की बात होगी कि क्या मशवरा दिया गया है, उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, या कुछ तजावुज़ किया गया अपनी हदूद से। अब ये तो दफ्तर खारजा को इसकी वजाहत जारी करनी चाहिए कि किस हैसियत में हाई कमिश्नर उनसे मिले और बयानिया क्या होना चाहिए, उस सिलसिले में मशवरा क्यों दे रहे हैं, क्या उनका ये काम है, उनकी ऑफिशियल असाइनमेंट ये है। बड़े काबिल इज्जत है हाई कमिश्नर, लेकिन क्या मशवरा दिया उन्होंने वो बता सुना दें जी, शामी साहब को भी सुना दें, सुनाइए। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा जी नेगेटिव बातें होती हैं, रोज़ शाम को टॉक शोज़ होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, हमें इकॉनमी की बात करनी चाहिए। तो मियाँ साहब ने कहा अच्छा एक तो इकॉनमी का बयानिया आपने बताया, दूसरा क्या होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया पुरअमन हमसाएगी। तो ये किस हैसियत में बयानिया तश्कील दे रहे हैं हाई कमिश्नर, इनका काम ये होता है, चाहे अच्छी बात कर रहे हैं। अब हाई कमिश्नर जो हैं उनका ये काम नहीं है, वो तो कैरियर डिप्लोमेट हैं, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। यही तो हमारे यहाँ मुश्किल है, हम लोग अपने अपने दायरे में काम नहीं करते, उससे तजावुज़ करते हैं बिला ज़रूरत। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना उन्होंने कोई ऐसा कीमती मशवरा दिया है जो कोई और नहीं दे सकता था। और उनको आप इसके क्या कहें हम। चलिए ठीक है। अच्छा सर, आप वो 12 अक्टूबर पे मैं वापस आता हूँ, फिर मैंने इमरान खान साहब का जिक्र करना था, बड़ा अहम नुकता रह गया। देखें, आपने हमेशा और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने भी जिन्होंने ये सब कुछ देखा, चाहे वो लियाकत अली खान साहब शहीद से शुरू हो सिलसिला, वो हर उस दिन के ऊपर बात करते हैं, मुज़ाहमत की आवाज़ बुलंद करते हैं कि जो ये डिक्टेटरशिप थी, फाशिज़म थी, गैर जमहूरी इक़दाम थे, ये गलत थे, मुल्क की तामीर व तरक्की की राह में रुकावट बनी और इसीलिए मुल्क जमहूरी पटरी पर नहीं चढ़ सका और करते रहेंगे। लेकिन ये 12 अक्टूबर पर जिस कदर मजबूत तरीके से हम बात करते हैं, ये नून लीग जो खुद भुगती 24वां बरस है, ये आज कहाँ थे। शबाशिर साहब की तकरीर में एक आधा दो जुमले थे आज जो ताजरों से मुखातिब थे, या मरियम बीबी ने इसका बिल्कुल जिक्र किया हल्का फुल्का। लेकिन 2018 से ऑनवर्ड आज मैं चेक कर रहा था, इस पार्टी को तो योम स्याह मनाना चाहिए। वो योम स्याह मनाने की रवायत कहाँ रह गई, वो एहतजाज, वो योम स्याह, वो बयान ऐसी हुकूमत के ख़ात्मे के ऊपर, वो कहाँ चला गया नून लीग की पॉलिसी से, और हमें बात करनी पड़ रही है। ये आप भी हाई कमिश्नर की तरह एक मशवरा दे रहे हैं। मैं तो नहीं मशवरा, मैं तो सवाल पूछूं उस पार्टी से जो आवाम के अलावा पहले नंबर पर मुतासिर हुई थी। सियासी जमात जो है वो स्याहकारी करे या सफ़ेद कारी करे या ना करे, या हमारा काम यह है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और कौम को याद दिलाते रहें। पर आज 12 अक्टूबर है और एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का। और लेकिन आज एक खुशी की खबर ये आई कि हमारे भाई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, उनके साहबजादे बैरिस्टर हसानुल्लाह नियाज़ी से उनकी मुलाकात हो गई। जी हाँ, उनकी वालदा की, उनकी बहनों की, और उन्होंने ख़बर दी कि माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं और कैद में हैं लेकिन हौसले में हैं। नहीं, आपने तो आप इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कई बार कोशिश की, आवाज़ बुलंद की, और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ आपने ये रिक्वेस्ट भी की। जनाब वज़ीर आज़म से भी अर्ज़ की और दूसरे जो अदारे हैं मौक़र, उनसे भी गुजारिश की कि उनको उनके वो हकूक़ दिए जाएं, और दूसरे लोगों को भी जो असीर हैं, जो कैद हैं, ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं, सबको एक्सेस मिलनी चाहिए, उनके लवाकिन मिलें, उनको उनके वकील उनसे मिलें। और ये एक अच्छी बात हुई है आज, हम इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने तमाम उन भाइयों का जिन्होंने इसमें मुआवनत की। बिल्कुल ठीक। और आखिरी बात तो हमारी वज़ीर आज़म से हुई थी, जी हाँ, तो उनका भी शुक्रिया। ये रवायत आगे बढ़नी चाहिए और तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर, इमरान खान साहब का बयान भी आज सामने आया, बड़ा अहम बयान है, मानी खेज़ है उनके चाहने वालों के लिए भी और दीगर सियासी कुव्वतों के लिए भी, और उसके अलावा इसराइल का जी, चूँकि उनके वकला भी मिले और उनके डॉक्टर भी मिले, और उनके चूँकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी टीम ने उसे पोस्ट किया कि ये वो पैगाम है जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी वर्कर्स या सियासतदानों के नाम करना चाहते हैं, तो मुस्तनद ही समझा जाएगा, गो कि ये इनडायरेक्ट है।
उस पर मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। फिर इसराइली जहारियत पर आज हमने ज़हमत दी है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, ताकि उनसे जान सकें कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। जेल से इमरान खान का एक पैगाम जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया उर्दू और अंग्रेज़ी में। शामी साहब वो ये कहते हैं कि आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त को क़ैद किया गया उसमें फ़र्क है। मैं पहले से कहीं ज़्यादा रूहानी, जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत और ताकतवर हूँ। जीना मरना पाकिस्तान में है, कभी बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोग ये कहते हैं कि कोई डील करके बाहर चला जाऊँगा, उनके नाम ये पैगाम। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहाँ तक साइफ़र का मामला है उस पर वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था। और वो कहती हैं ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे भी हालात में रखें, आपने घबराना नहीं और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। ताकतवर इसलिए हुआ कि जेल की तन्हाई में कुरान पाक का बगौर मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। ये पैगाम एंड पे उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और पेशन गोई भी की कि अगर पाकिस्तानी इलेक्शन हुए तो आवाम उनके हक़ में वोट डालेगी। ये पैगाम किसके लिए था शामी साहब? ये आपके लिए था। अच्छा। और उनके लिए भी था और सब लोगों के लिए था, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के ख्वास के लिए भी। और ये अच्छी बात है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि उनकी यानी अच्छी सेहत है उनकी और वो असाबी तौर पर मजबूत हैं और अपना मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अवाम की अदालत में भी और कानून की अदालत में भी। अब अल्लाह ताला जो है उसके हजूर हम तो दुआई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी जो गुज़श्ता सियासी ज़िंदगी है उस पर मैं असर नौ गौर भी कर रहा हूँ उसके फ़ैसलों पर। तो वो भी उन्हें गौर करना चाहिए कि उनसे क्या ऐसी कोताही सरजद हुई है, क्या डिसीजन उनके ऐसे थे जो ना होते तो वो बेहतर होते। और ये सूरत हाल इस वक्त जिसमें वो मुब्तला हैं और हम सब मुब्तला हैं, वो ना पैदा होती। तो बहरहाल हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अपना वो मुकदमा लड़ें और उनको ये हक़ हासिल है और उनको सारी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए और उनको पूरा इंसाफ उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये पैगाम उनके जो वोटर सपोर्टर उनके लिए भी अहम है, सियासी जमातों के लिए भी अहम है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पैगाम के ज़रिए वो ये कहना कारकुनों की बात की है, सब कारकुन जितने भी हैं जी बिल्कुल। और एक राय ये है कि उन्होंने इस पैगाम के जरिए ये साबित किया है कि वो अभी तक डटे हैं और किसी किस्म की डील या किसी ऐसे मामले से दूर हैं और ना ही उसके लिए तैयार हैं। एक राय ये भी पाई जाती है। दुरुस्त है। अभी अगर डील की बात तो हमने सुनी भी नहीं है। दूसरी बात ये, इतने बड़े लीडर जो हैं वो जेल जाकर, अब तो पूरी तारीख हमारे सामने है, लोगों ने बरसों कैदें काटी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, मौलाना हसरत मोहानी को देख लीजिए, अताउल्लाह शब बुखारी को देख लीजिए, अब्दुल गफ़ार खान साहब को देख लीजिए। मतलब एक तारीख़ है, बरसों मौलाना ज़फ़र अली खान को, यानी 10 साल 12 साल 14 साल कैद काटी के लोगों ने। और मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं ना, है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो एक सियासी हमारी जो तारीख़ है उसमें हमारे कायदीन ने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आज़ादी के बाद भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो और अहले सियासत जो हैं उनको इन आजमाइशों से गुजरना पड़े। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी बात यह है ना कि अहले सियासत जो हैं वो भी तो अपने ज़ाब्ता अखलाक बना लें, कोई आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें। कल हमारे यहाँ इस्लामाबाद में पिलडेट ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक थे। पीटीआई के शोहेब शाहीन साहब आए, जो एडवोकेट हैं। उसके बाद हमारे
हाँ जी, एडवोकेट हैं जो, तो इस वक्त तो कोर कमेटी के मेंबर हैं और तर्जमान भी हैं। तो उसमें क्या तय पाया सर? आप क्योंकि 2 रोज से इस्लामाबाद में हैं, तो क्या तय पाया? पीपल्स पार्टी की तरफ से फरतुल्लाह बाबर साहब थे, और जो आपकी मुस्लिम लीग नून है उससे तारिक फजल चौधरी थे, और जो तहरीक इस्तेहकाम की तरफ से इसहाक खाकानी साहब थे, और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब भी थे। तो मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने तो मुतालबा किया कि बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। अच्छा मुतालबा, लेकिन क्या उन्होंने सदर मुमलिकत से हुई मुलाकातों का भी कोई जिक्र किया शामी साहब? नहीं, वो कोई मुलाकातों का जिक्र तो कोई मौजू नहीं था वहाँ। अच्छा। वहाँ तो ये था कि आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात का इनकाद किस तरह मुमकिन है। तो अहले दानिश भी थे, प्रोफेसर भी थे, तज्ज़ियाकार भी थे, मीडिया के लोग भी थे, अपनी तजावीज़ पेश करते रहे। और दिलचस्प बात ये थी कि सियासी जमातों के जितने नुमाइंदे मौजूद थे, सब ने ये कहा कि जमातों को मिल बैठना चाहिए और उनको एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए और इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना चाहिए। अब शुएब शाहीन साहब भी कह रहे थे, फरतुल्लाह बाबर साहब भी कह रहे थे, तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे थे, बल्कि उन्होंने तो सही, यानी फरतुल्लाह बाबर जो थे उन्होंने तो पीटीआई के हक में भी आवाज़ बुलंद की, शुएब शाहीन साहब ने उसका खैर मकदम भी किया। तो असल में जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, उसमें हम हर इंतखाबात के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, शोर मचाते हैं, फिर उन्हें असम्बलियों में बैठ भी जाते हैं। तो अब इलेक्शन जो है आज़ादाना और मुनसफ़ाना होना चाहिए, ये हर एक का मुतालबा है। उसकी तारीख जो है जल्द अज जल्द उसका ऐलान हो, ये भी सबका मुतालबा है, और सारी सियासी जमातें मिल जाएं, वो कोई आपस में कोई ऐसा तरीक़ेकार भी बना लें, इलेक्शन को तस्लीम करने की रवायत भी कायम कर लें, तो सबके फ़ायदे में है ये बात। चलिए, मैं ज़रा जो इसराइली बर्बरियत है मुसलसल जारी है, गज़ा की पट्टी का बिलखुसूस मुहासरा है, न तेल, न पानी, न गज़ा, न अद्वियात, महसूर होकर रह गए ये 20 लाख से ज़ायद लोग। और अब ताज़ा ख़बर ये सुन लीजिए कि दमिश्क में और जो अलेपो 2 शहर हैं वहाँ भी बमबारी की गई है फ़िज़ाई अड्डों के ऊपर, क्योंकि इत्तला ये थी कि शायद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ट्रैवल कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसराइल इस वक्त ख़बरों में है। अमरीकी सदर हूँ, वज़ीर ख़ारजा हूँ, वो तो डट कर इसराइल के साथ खड़े हैं कि हम इसराइल का दिफा हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्हें फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उन्हें कोई उसका नोटिस वो नहीं ले रहे। ताज़ा इत्तलात जो फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत जारी कर रही है, 1400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा 1200 इसराइली इसमें मारे गए हैं और 300 ज़ख्मी हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से हमने रब्ता करने की कोशिश की है, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। आप प्लीज़ उनको कंट्री कोड लगा के दोबारा डायल कीजिए, फिर वो मिल जाएंगे। उनका मैसेज मुझे आया है, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त कर रहा हूँ। सर, एक और अहम बात जो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो इसराइली जारहियत और बर्बरियत है उस पर दुनिया भर से तो सदाएँ बुलंद हो रही हैं, तनकीद हो रही है। इसराइल का दूसरा या तीसरा सबसे मौक़र और बड़ा अखबार हारेट्स, गो कि ये लेफ़्ट विंग है, वो भी इस पर ख़ामोश रहने से कासिर है। वो बोल रहा है कि गज़ा की जो जंग है ये वर्स्ट ब्लंडर है ऑफ ऑल, और नेतन्याहू ने स्क्रू अप किया है अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और उसी अखबार में एक और तज्ज़िया छपा जिसकी सुर्खी का मफ़हूम ये था कि गज़ा में खौफ की ये कैफ़ियत है कि अपने कदमों पर चंद सेकंड्स के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल है। एक सहाफ़ी हैं जो ट्विटर यूज़ करते हैं, फ़लस्तीनी नौजवान गज़ा में, वो हर लम्हे ट्वीट के ज़रिए अपडेट करते हैं और हर लम्हे ये कह रहे हैं कि कौन जानता है कि अगली बारी मेरी हो। क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर, उनके बीच राब्ता हुआ कल। ये खुशाइन थी जब से सऊदी ईरान ताल्लुकात बहाल हुए, इसको बड़ा खुशाइन समझा जा रहा था। लेकिन सर, मेरा सवाल फिर वही कि जहाँ अमेरिका ठोक के डट के खड़ा हो गया, वहाँ आलम इस्लाम कहाँ है, OIC कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और हम कर क्या सकते हैं इन दुश्वारियों के बावजूद? बहुत मुश्किल सूरत हाल है और हमें पूरी तरह फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे आलम इस्लाम को भी। और फिर इस वक्त तो जो रूस और चीन जो हैं वो एक आलमी ताकतें हैं,
उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने बार बार आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। आज अमेरिका इसराइल के पुष्ट पे खड़ा है, लेकिन इसराइल उसको जो फ़लस्तीनी जो हैं उनका खून जो है वो सुर्ख दिखाई नहीं देता, उनके मसाइब उसको नज़र नहीं आते। तो कितना, और अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, गैर कानूनी हमला किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलर्रग़ मामला किया, फिर शाम में जो सूरत हाल बर्पा हुई, लीबिया में जो कुछ हुआ, यानी एक, और अफ़गानिस्तान में जिस तरीक़े से मामलात किए गए, तो एक तहस नहस कर दिया गया और एक पूरे आलम इस्लाम को तहबाला कर दिया गया। और आज अमेरिका को ये तौफीक नहीं हुई कि वो कहे कि मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूँ, वो कहे कि मैं जंग बंद कराना चाहता हूँ, वो कहे मैं ना इसराइल के साथ हूँ ना फ़लस्तीनियों के साथ हूँ, मैं इनके दरमियान खड़ा होकर सफ़ेद झंडा लहरा रहा हूँ। बदकिस्मती से उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अमेरिकी सदर के, और वो इसराइल तो पुकार रहे हैं और फ़लस्तीनियों का खून उनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अब ये जो भी सूरत हाल है, हमें इसका सामना करना है और हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं, और आलम इस्लाम जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसके जंग बंदी की कोशिश भी करनी चाहिए। और फिर फ़लस्तीनी अवाम जिनके पास ना खुराक है, ना अद्वियात हैं, ना छत है, ज़ख्मी तड़प रहे हैं, हस्पताल टूट फूट गए हैं, दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, खुराक पहुँच नहीं रही है, तो ये जो क़यामत का मंज़र है, जो क़यामत बर्पा कर दी गई है, तो इसका कोई तो मुदावा करना पड़ेगा और हाथ रोकना पड़ेगा, और अपना हाथ जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हमारी तरफ देख रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है, और जो कुछ इस मामले में हम कर सकते हों वो हमें करना चाहिए। और पूरा OIC की ज़िम्मेदारी है, ईरान की, सऊदी अरब की, तुर्की की, पाकिस्तान की, कि वो सर जोड़कर बैठें और अपना किरदार जो है उसको बढ़ाएं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं कुछ जनाब असद उमर साहब की। आज उनका सर बड़ा अहम एक बयान आया, दिलचस्प है, सोचा आपके लिए और नाज़रीन के रखा जाए। देखिए क्या फरमा रहे थे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई इंटरव्यू या काम करना होता तो मैं कर चुका होता। असद उमर साहब की क्या समझ आ रही है शामी साहब आपको? असद उमर साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, अगरचे कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफा दे दिया और अब वो पार्टी हाई कमान में नहीं है, कोर कमेटी में भी उनका नाम मैं नहीं देख रहा, और वो जो इजलास होते हैं उनमें मुझे तो कोई ऐसे अभी तक इत्तला नहीं मिली कि वो उसमें शरीक होते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब उनको मेरा ख्याल उनके बारे में भी पोजीशन वाज़े होनी चाहिए ना, जो चेयरमैन है पार्टी के, उनको भी वाज़े करनी चाहिए बात उन पर। अगर उनको और उनको असद उमर साहब को भी फिर एक्टिव हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है वो पहले तो अपना, मेरा ख्याल है कदरे न्यूट्रलिटी की पोजीशन अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ तुनका खा रहे हैं अपनी पार्टी की जानिब। खोया हुआ ओहदा तो हासिल कर लेना पहले अपना, उसके बाद तो बाकी बातें तो बात की होंगी। लेकिन उनके बारे में तो खान साहब कह चुके थे कि मुझे उनके इस रवैये का बड़ा अफसोस हुआ और उनसे नाला रहे जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गो कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफा दिया था। यही वजह कि उसके बाद वो पार्टी किसी मीटिंग में पार्टी से नहीं दिया। मगर असद उमर साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बहुत से मशवरे खान साहब ने नहीं माने थे, और लेकिन यह है कि असद उमर साहब को पहले तो अपनी पोजीशन वादे करनी चाहिए और ख़ुद पार्टी को भी वादे करना चाहिए ताकि वो अपना किरदार अदा कर सकें। अगर वो सदाकत अली अब्बासी नहीं बने, उस्मान डार नहीं बने और असद उमर हैं, तो फिर असद तो फिर शेर को कहते हैं ना, तो फिर शेर बन के दिखाना चाहिए उनको। बड़ा अहम मशवरा शामी साहब का। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।